प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आज मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इतिहास विषय के अंतर्गत कक्षा 12 के बच्चे पढ़ेंगे अध्याय 5 यात्रियों के नज़रिए। आज इतिहास विषय के अंतर्गत कक्षा 12 के बच्चे क्या पढ़ेंगे? यात्रियों के नज़रिए। अब यात्रियों के नज़रिए अर्थात यात्री पहले क्या चीज़ होते हैं थोड़ा बता दें। जो भ्रमण करते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह कुछ समय के लिए जाते हैं फिर वापस चले जाते हैं, उनको घुमक्कड़ भी कहा जाता है। चरवाहे भी ऐसे ही लोग घुमक्कड़ प्रकृति में आते हैं। जैसे यात्री लोग जैसे एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते हैं, कभी कभी एक देश से दूसरे देश, कभी कभी एक राज्य से दूसरे राज्य, कभी कभी एक जगह से दूसरे जगह तक यात्राएं करने वाले को ही यात्री कहा जाता है। अब आता है ये जो इतिहास है हमारा, ये 10वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक है। अर्थात कब से है? 10वीं शताब्दी है, 10वीं सदी लिख रहे हैं से 16वीं सदी। दसवीं सदी से 16वीं सदी, शताब्दी बड़ा हो जा रहा है इसलिए यही ठीक है। 10वीं सदी से 16वीं सदी। अब आता है यानी हम जो बताने जा रहे हैं आपको इसी के बीच की कहानी बता रहे हैं, इसी के बीच के विषय में बताएंगे। जो लोग यात्रा किए, जो लोग भ्रमण किए, जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। हेडिंग है अब कार्य की खोज। हेडिंग क्या है? कार्य की खोज। कार्य की खोज अर्थात अपने काम धंधे को करने के लिए जो बहुत से लोग ऐसे होता है जैसे अपने यहाँ काम नहीं मिलता है तो अन्य जगह जाते हैं, वहाँ कार्य करते हैं, वहाँ काम को ढूंढते हैं। वही कार्य की खोज करने के लिए लोग गए, अपने जीवन यापन के लिए, अपने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। जो लोग एक जगह से दूसरे जगह यात्रा कर रहे थे उसी पर आज ये चर्चाएँ हो रही हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही यात्रा किए हैं, बल्कि उसमें महिलाएं भी सम्मिलित थी। महिलाएं भी कार्य के खोज में एक जगह से दूसरे जगह गई। यहाँ तक कि कितने पुरुष तो अपने महिलाओं को साथ में लेकर गए। तो महिलाएं और पुरुष प्रकृति आपदाओं से अपनी सुरक्षा के लिए, महिलाएं और पुरुष प्राकृतिक आपदाओं से अपनी सुरक्षा के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों तथा तीर्थयात्रियों के रूप में या साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की। जिनमें साहस की भावना प्रेरित हुई, कितने लोग यात्रा के रूप में, कितने लोग सैनिक के रूप में, कितने लोग व्यापार करने के उद्देश्य से, कितने लोग पुरोहित के कार्य से, कितने लोग तीर्थयात्री तो बताए हैं। यानी इन सब कार्यों से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। ऐसे लोग जब किसी नए स्थान पर गए, कोई व्यक्ति जब दूसरे नए स्थान पर जाता है तो आप लोग देखते हैं उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पहले तो रहने का ठिकाना खोजना पड़ता है, दूसरा वहाँ का माहौल, वहाँ के माहौल और यहाँ के जहाँ रहता है वहाँ के माहौल से भिन्नता होती है। वहाँ का वातावरण अलग होता है, वहाँ के रहन सहन अलग होते हैं, वहाँ के वेशभूषा पहनावे भी अलग होते हैं, बातचीत की शैली भी अलग होती है। अर्थात उसमें हमको, उस परिवेश में हमको किस तरह ढालना है, उस परिवेश में हम किस तरह से टिक सकते हैं, ये व्यवस्था हमको स्वयं करनी है। अर्थात जो यात्रा करके जाते हैं वे स्वयं उसके अनुरूप अपने को ढालने का प्रयास करते हैं। अब कभी कभी ऐसी होती भौगोलिक स्थिति भी अलग होती है। मान लीजिए कोई दक्षिण से उत्तर दिशा में जाता है तो उत्तर दिशा में अधिकतर ठंडक पड़ती है। अपने ही यहाँ देख लिया जाए, हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं
तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण जब दक्षिण से अर्थात दक्षिण न कहें, मेन कहें विषुवत रेखा से अर्थात भूमध्य सागर कह सकते हैं, वहाँ से अगर दक्षिण की तरफ जितने हम बढ़ते जाएंगे उतनी ही सूर्य की रोशनी इधर कम पड़ती है और यहाँ ठंडक बढ़ता जाता है, और जितने ही उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी की तरफ जाएंगे यानी विषुवत रेखा की तरफ तो क्या होती है, गर्मी अधिक पड़ती है। तो ये सब स्थितियाँ हमारे ऊपर लागू होती हैं, चाहने के ऊपर लागू होती हैं। अब आता है यात्रियों के महत्वपूर्ण विवरण में उसकी यानी उस जगह की भौगोलिक स्थिति। यात्री अपने विवरण में क्या लिखे, उस जगह की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति, उसके बाद भौगोलिक स्थिति के बाद स्मारक, स्मारक के बाद धार्मिक और सांस्कृतिक। धार्मिक और सांस्कृतिक वहाँ का वातावरण, यानी इनका विवरण जिन यात्रियों ने यात्रा के दौरान किया है उनमें से प्रमुख नाम आता है आपका, उनमें से प्रमुख नाम आता है अब्दुल रज्जाक समरकंदी। इनका नाम आता है अब्दुल रज्जाक समरकंदी। ये अब्दुल रज्जाक समरकंदी जो था, ये विजयनगर की यात्रा की थी, विजय राज्य की यात्रा की थी, और वहाँ के विजयनगर के विषय में ये 13वीं शताब्दी में लगभग विजयनगर की यात्रा किया था। 13वीं से 15वीं के बीच विजयनगर की यात्रा किया था। और क्या था, और विजयनगर के वहाँ के भौगोलिक स्थिति, वहाँ के धार्मिक स्थिति, वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति का विवरण अपनी पुस्तकों में लिखा है। अब एक बात और है, उपमहाद्वीपों में, अगर उपमहाद्वीपों में देखा जाए तो आए हुए यात्रियों में 3 यात्री प्रमुख हैं, 3 यात्री प्रमुख हैं। तीन यात्री प्रमुख हैं, जिसमें पहला है अल-बरूनी। इसको बीच में यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम सीधे लिख रहे हैं अल-बरूनी। दूसरा क्या है, अल-बरूनी ऐसे भी हो सकता है, लेकिन क्लियर हम ऐसे लिख रहे हैं। अल-बिरूनी, ये भी नाम है, ठीक है, अल-बिरूनी नाम भी है। हम लोग पढ़ते हैं अल-बरूनी, लेकिन अल-बिरूनी वास्तविक नाम है। इसकी किताब का नाम है किताब उल हिंद। इसके पुस्तक का नाम क्या है, किताब उल हिंद। क्या है, किताब उल हिंद। अब अल-बिरूनी के विषय बताएं। अल-बिरूनी के जो किताब उल हिंद था, उसमें अल-बिरूनी ने एक सरल उर्दू भाषा में लिखा था। इसके नाम ही से मालूम हो रहा है, इसके भाषा का नाम एक उर्दू भाषा था, उर्दू या अरबियन भाषा भी कह सकते हैं। अर्थात किताब
उल हिंद, किताब उल हिंद जो है अरबियन भाषा उर्दू भाषा में लिखा था और ये सरल और स्पष्ट था जिसको लोग आराम से पढ़ सकते थे। इस किताब में आप लोग देखेंगे तो दर्शन का वर्णन किया गया है, त्योहारों का वर्णन किया गया है और खगोल विद्या का वर्णन किया गया है, रीति रिवाज का वर्णन किया गया है पर और रीति रिवाज की प्रथाओं का वर्णन, सामाजिक जीवन का वर्णन और भार और तौल का वर्णन, मापन का वर्णन और मूर्तिकला आदि का वर्णन किताब उल हिंद में मिलता है। ये किताब उल हिंद किसकी है? अल-बिरूनी का। अर्थात देखा जाए तो अल-बिरूनी की जो किताब है वो 80 अध्याय की है। अध्याय कितने हैं? 80 अध्याय है, अर्थात 80 पाठ है। उसमें एक एक पाठ में एक एक चीज़ों का वर्णन है, किसी में त्यौहार का वर्णन है, किसी में धार्मिक स्थिति का वर्णन है, किसी में सामाजिक स्थिति का वर्णन है, किसी में सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन है, किसी में भौगोलिक स्थिति का वर्णन है, किसी में भार माप तौल और भार का है, ऐसे ऐसे किसी में प्रथाएं का है या त्योहार का है, दर्शन के हैं, ऐसे ऐसे बहुत से अध्याय हैं। सब मिला करके 80 अध्याय हैं। अब आता है आपका दूसरा इब्न बतूता। इब्न बतूता, इसके पुस्तक का नाम है रिहस्सा। क्या है? इसके पुस्तक का नाम है रिहल्ला। इसके पुस्तक का नाम क्या है? रिहल्ला। इब्न बतूता के विषय में भी बता दें, ये पुस्तक का नाम है रिहल्ला। इसने अपने पुस्तक रिहल्ला में जितने भी यात्राएं किया था, चाहे उपमहाद्वीप में, चाहे एशिया में, चाहे यूरोप में, चाहे पूर्वी एशिया, चाहे दक्षिणी एशिया, चाहे पश्चिमी एशिया, अर्थात जहाँ जहाँ ये गया था ये वहाँ का वर्णन रिहल्ला नामक पुस्तक है, उसमें वर्णन किया था। एक चीज और इससे संबंधित बता दें आपको, इब्न बतूता जो है लगभग 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी बोल रहे हैं, लगभग 14वीं शताब्दी में देखा जाए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय, अर्थात तुगलक वंश के समय ये भारत की यात्रा किया था। एक कांधार होते हुए भारत में प्रवेश किया था। तो जब ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको विद्वता को देख करके, इसकी इब्न बतूता की विद्वता को देख करके इसको अपने राज्य का काजी नियुक्त कर दिया। काजी का अर्थ होता है न्यायाधीश, यानी काजी नियुक्त कर दिया और न्याय के मामले कोई निपटाने लगा, क्योंकि विद्वान था। विद्वान होने के नाते न्याय का विभाग उसे नियुक्त कर दिया, उसे दे दिया, सब न्यायिक प्रक्रिया उसके हाथ में थी। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद अगर देखा जाए तो इब्न बतूता के कुछ गलतियों को देखने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे अपने राज्य से निकाला कर दिया। बाद में इब्न बतूता कई जगह गया, कई जगह की यात्राएं की थी, जिसमें चीन है, जापान है, मलेशिया है, श्रीलंका है,
और मालदीव। मालदीव यानी आदि अन्य जगहों की यात्राएं की। अब बाद में अपने स्वदेश लौट गया। तो अब हम लोग इब्न बतूता के बाद अब पढ़ेंगे फ्रांसवा बर्नियर के विषय में। ये तीसरा था। फ्रांसवा बर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक था। इसके पुस्तक का नाम है, क्योंकि एक चिकित्सक था इसीलिए अपने पुस्तक का नाम लिखा था एक विशिष्ट चिकित्सक। यह फ्रांस का रहने वाला था, इसीलिए इसके नाम के आगे फ्रांसवा लिखा गया है। इसका नाम ही था फ्रांसवा बर्नियर। जो ये चिकित्सक था, यह राजनीतिज्ञ भी था, दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था। ये क्या था? ये राजनीतिज्ञ भी था, दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था और चिकित्सक भी था। यानी इसमें चार गुण विद्यमान थे। राजनीतिज्ञ के गुण विद्यमान थे, दर्शन के गुण थे, इतिहासकार के गुण थे और चिकित्सक था ही। यह भारत में 15वीं और 16वीं के बीच में आया था। 1500 शताब्दी और 16वीं शताब्दी के बीच में ये भारत आया था। जब ये भारत आया था तो उस समय भारत में मुगलों का शासन था। ये जो फ्रांसवा बर्नियर था, ये शाहजहां का बड़ा पुत्र जारासिको जो था, वह उसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं थी, तो उसका एक चिकित्सा भी किया था। क्योंकि डॉक्टर था, चिकित्सक था, तो उसका इलाज भी ये किया था। इसने अपनी यात्रा में बर्नियर ने भारत की स्थितियों का वर्णन किया है और भारत की स्थिति तथा यूरोप की स्थिति की तुलना भी अपने पुस्तक में की है कि भारत की स्थिति कैसी थी और यूरोप की स्थिति उस समय कैसी थी। इन सभी स्थितियों का वर्णन फ्रांसवा बर्नियर ने अपने पुस्तक एक विशिष्ट चिकित्सक में किया है। और यहाँ पर भारत में मुगल सेना के साथ बहुत से यात्राएं भी किया था। अब आता है आपका अब आप पढ़ेंगे इब्न बतूता द्वारा नारियल और पान का वर्णन। इब्न बतूता जो है नारियल और पान का वर्णन कैसे किया था? कह रहा था नारियल कैसी होती है। कह रहा था पहले नारियल का पेड़ होता है, खजूर के पेड़ के आकार का होता है। थोड़े से इसके पत्तों की बनावट अलग होती है। पेड़ देखने में तो खजूर ही की तरह होते हैं, खजूर के फल दूसरे तरीके से होते हैं, लेकिन नारियल का जो फल होता है मानव मस्तिष्क के समान होता है। जो बता रहे हैं सुनिए, यही लिखा ही है। नारियल का
फल होता है वो मानव मस्तिष्क के समान होता है। जिस तरह मानव के सर पर बाल होते हैं तो उसी तरह नारियल में भी रेशे होते हैं। जिस तरह मानव मस्तिष्क के 2 आँख और मुंह होते हैं उसी तरह नारियल में भी 2 आँख और 1 मुंह आपको देखने को मिलता है, वैसे चिन्ह उसमें दिखते हैं। एक और वर्णन क्या था, जिस तरह मानव मस्तिष्क के जो मानव मस्तिष्क की बनावट है वो कठोर है, उसी तरह नारियल के आवरण भी कठोर है। एक कहा था जिस तरह मानव मस्तिष्क के अंदर मज्जा भरी होती है उसी तरह नारियल के फोड़ने पर भी सफ़ेद इसमें द्रव भात बना रहता है। अर्थात मानव मस्तिष्क के समान ही नारियल का वर्णन किया है। नारियल को ये भी कहा खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, शरीर के लिए लाभदायक भी होते हैं, आदि आदि वर्णन नारियल के फलों का किया है। उसके बाद आता है पान। पान के विषय में वर्णन किया है। पान एक बहुत अच्छी लता है, इसके फल नहीं होते हैं। पान के डालों को लगाया जाता है और इसकी पत्तियों को कत्थे और चूने के साथ सुपारी डाल के खाया जाता है, जो आप लोग सभी लोग जानते हैं। उसी तरह ये पान का पूरा वर्णन किया है। अब आता है इब्न बतूता का दिल्ली दरबार वर्णन। इब्न बतूता का दिल्ली वर्णन। इब्न बतूता जब भारत में आया था तो आप लोग बता भी सकते हैं, वो बताए भी हैं कि वह तुगलक वंश का उस समय शासन था। तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर आसीन था। आया जब क्योंकि वहाँ का काजी नियुक्त हुआ था, इसलिए वहाँ के दिल्ली राजधानी के विषय में बहुत कुछ जानता था। तो इब्न बतूता ने दिल्ली का वर्णन किस प्रकार किया है तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। यह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र था और शहर के चारों तरफ बनी प्राचीन दीवारें थी। जो शहर था उस शहर के चारों तरफ प्राचीन दीवार बनी हुई थी जो अतुलनीय थी, जिसकी तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती है। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ थी। दीवार की चौड़ाई बोल रहा है, चौड़ाई मतलब ये लंबाई चौड़ाई नहीं, उसकी मोटाई से मतलब है। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ था, 1 हाथ बराबर लगभग 20 इंच होता है। इसके भीतर रात के पहरेदार द्वारा द्वारपाल जो पहरेदार होते हैं, जो द्वारपाल होते हैं का कक्ष होता था। ये एक छोर से दूसरे छोर तक उसमें पहरा देते थे, पहरा करते थे। प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, प्रक्षेपास्त्र, घेराबंदी करने वाली मशीन तथा भंडारगृह है। कौन कौन? खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, प्रक्षेपास्त्र, घेराबंदी करने वाली मशीन और उसके बाद भंडारगृह भी है। और एक बात और देखें, प्राचीर के भीतर भाग में घुड़सवार तथा पैदल शहर के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक क्या करते थे? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक आते जाते थे। प्राचीर में खिड़कियां बनी हैं जो शहर की ओर खुलती है। प्राचीर में खिड़कियां, बहुत सी खिड़कियां बनी हैं जो शहरों की तरफ खुलती है और इन्हीं के माध्यम से प्राचीर के अंदर प्रकाश भी आता है। प्राचीर का निचला भाग ईंट के हैं, निचला भाग पत्थर के हैं और ऊपर का भाग ईंट से बना हुआ है। और प्राचीर के अंदर सटी एक दूसरे के नजदीक बहुत से मीनारें भी हैं। इस शहर के 28 द्वार हैं। इस शहर के 28 द्वार हैं, अर्थात उस प्राचीर के 28 द्वार हैं जिन्हें दरवाजा कहा जाता है। मंडी दरवाजे के भीतर एक बागीचा है
यहाँ एक बेहतरीन कब्रगाह भी है। इसमें बनी कब्रों के ऊपर गुम्बद भी है। जहाँ गुम्बद नहीं है वहाँ में उस कब्र पर मेहराब बनी हुई है। कब्रगाह के बगल में बागीचा है, फूलों का बागीचा है। एक है कब्रगाह के बगल में फूलों का बागीचा है, जिसमें चमेली और गुलाब के फूल हर समय खिले रहते हैं, हर मौसम में खिले रहते हैं। इस प्रकार इब्न बतूता ने दिल्ली दरबार का वर्णन किया था। तो प्यारे बच्चों, आज इसी के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम देना चाहता हूँ। अब अगले भाग को अगले एपिसोड में पढ़ाएंगे, अगले दिन पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।